हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 भूगोल जियोग्राफी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जितने भी स्टूडेंट इस बार 10 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम में भूगोल का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस पेपर में जितने भी बताए गए क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पेपर में पूछे जाएंगे और आज की इस वीडियो में ये भूगोल के पूरे पेपर को मैं सॉल्व करके आप लोगों को बताने वाला हूं। पूरा पेपर में सॉल्व करके बताने वाला हूं और आप लोगों का जो 10 मार्च को आपका भूगोल का पेपर आएगा सेम टू सेम ऐसे ही पेपर रहेगा। फर्क इतना रहेगा स्टूडेंट कि इसमें क्या है, क्वेश्चन चेंज होंगे। तो यहाँ पर आप लोग अनुक्रमांक डाल दीजिएगा, नाम लिख दीजिए। जैसे मेरा नाम शिवम है तो यहाँ पर मैं अपना नाम शिवम लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, शिवम आर्या। ठीक है, मेरा नाम शिवम आर्या तो मैंने लिख दिया। पेपर कोड बहुत ज़्यादा जरूरी है, देख सकते हैं 120 SU पेपर कोड है। ठीक है, 2025 बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर है भूगोल का, तो देख सकते हैं 10 मार्च को पेपर है। ठीक है, और उसके बाद में देखिए 70 नंबर का आप लोगों का पूर्णांक होता है भूगोल का। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटे पेपर को हल करने के लिए और ये जो 15 मिनट दिया जाता है इसको पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एक बार ये अच्छे से पेपर आप लोग पढ़ लीजिए। निर्देश देखिए, यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है और इसको एक बार आप लोग स्टूडेंट जरूर पढ़ लीजिएगा पेपर में। देखिए इसमें पॉइंट है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 20 शब्दों में देना है और 1 से 8 तक आपका बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें होता है। 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में देना है और प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है, यानी 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों यानी में भूगोल में देना होगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 25 से 26 तक मानचित्र से कार्य से संबंधित प्रश्न है। और दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट होना चाहिए कि सभी प्रश्नों के लिए जो सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक है उसके सम्मुख अंकित होता है, दिया होता है, तो वो भी मैं बताऊंगा। चौथा पॉइंट है उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो निर्देश है, एक बार आप लोग स्टूडेंट जब भी पेपर दीजिएगा चाहे जो भी सब्जेक्ट का, ये निर्देश पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को हर एक प्रश्नों का उत्तर आपको पेपर में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे 8 बहुविकल्पीय प्रश्न है, चलिए उसको सॉल्व कर देते हैं, फिर मैं अति लघु उत्तरीय और सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा। पेपर पूरा सोल्यूशन के साथ है और इससे स्टूडेंट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर बोर्ड एग्जाम में कैसे आएगा। ठीक है, देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम प्रस्तुत करता है। तो आधुनिकतम उपागम कौन प्रस्तुत करता है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। यदि आपको पता है तो बताइएगा, नहीं पता है तो इसका आंसर आप लोग जान लीजिए, बी हो जाएगा, उत्तर आधुनिकवाद हो जाएगा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को मैं बताने वाला हूँ जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है, यानी इन चारों में से भैया किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है ये आपको बताना है। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट पूर्वी एशिया। ठीक है, पूर्वी एशिया में मैं बात करूँ तो चीन भी आपका शायद आता है। ठीक है, चीन भी आपका आ जाएगा और आपका भारत तो है ही। ठीक है, तो दूसरे का ए राइट आंसर हो जाएगा जो कि पूरी दुनिया का 2 सबसे बड़ा देश और भारत तो चीन तो यहीं पर है, एशिया भी है, तो दूसरे का ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश मानव विकास सूचकांक के अति उच्च संवर्ग में सम्मिलित है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक के अति उच्च संवर्ग में सम्मिलित है स्टूडेंट, वो कौन सा हो जाएगा, आपका चीन हो जाएगा। तीसरे का ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। तो स्टूडेंट जो श्वेत क्रांति है ये किससे संबंधित है, ये आप लोगों का स्टूडेंट संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, यानी दूध से रिलेटेड आपका ये संबंधित है। तो 4 नंबर का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चंस स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके 10 मार्च के पेपर में 100% पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए कॉपी का वीडियो भी बना दिया है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी पूरी कैसे लिखे, भूगोल की मानचित्र कैसे बने, तो वो वीडियो एक बार इस वीडियो के बाद में जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप
चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो कौन सा क्रियाकलाप है भैया जो कि चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है, वो आपका बी वाला हो जाएगा, विश्वविद्यालयी अध्यापक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व का संगतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो विश्व का संगतम रेल तंत्र जो पाया जाता है वो आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप में विश्व का संगतम रेल तंत्र पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक तो ले ही लिया होगा भूगोल का, ठीक है, नहीं लिया तो ले लीजिए। ठीक है, और उसी से तैयारी मैं करा रहा हूँ, तो आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक से भी ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, क्योंकि पेपर में इससे भी काफ़ी क्वेश्चन, क्योंकि 8 क्वेश्चन आता है और ये क्या होता है शुरुआत में पूछे जाते हैं, तो भैया इसी से एग्जामिनर जज कर लेता है। मैंने कॉपी वाले वीडियो में आपके सारे डाउट को क्लियर किया और मैंने आपको बताया है कि कॉपी कैसे लिखनी है, कौन सी गलती ना करें। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम नगरीय है। ठीक है, कौन सा राज्य है जो कि सबसे कम नगरीय है 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार। ठीक है, तो 7वें का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा भैया, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, जो कि 2011 की यहाँ पर बात हो रही है, ये आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है। तो शुष्क कृषि में मैं बात करूं स्टूडेंट, तो आपका ज्वार और बाजरा बोई जाता है। तो 8 का सी विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये टोटल 8 बहुविकल्पीय प्रश्न था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये भी टोटल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसका आंसर हमें कितने शब्दों में देना है, 20 शब्दों में इसका आंसर हमें देना रहता है स्टूडेंट। ठीक है, और इस एक प्रश्न का उत्तर यानी एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो उत्तर आप लिखोगे उसके लिए आपको 2 नंबर एग्जामिनर देगा। भूगोल में मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट स्क्रीन पर दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा मतलब जूम से हटा देता हूँ। ये देखिए आ गया। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि भू संसाधन से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए, उत्तर देखिए, किसी देश या प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित भूमि को भू संसाधन या भूमि संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि भूमि, चारागाह भूमि, कृषि योग्य भूमि, ठीक है, बेकार भूमि, परती भूमि, वन भूमि तथा बंजर भूमि आदि सम्मिलित की जाती है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया कि भू संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट क्या है वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 4 तिलहनी फसलों के नाम बताइए। जो 4 तिलहनी फसल है इनके नाम बताना है। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, सबसे पहला है मूंगफली, दूसरा है सरसों, तीसरा है सोयाबीन तथा चौथा है सूरजमुखी। ये 4 तिलहनी फसलों का नाम है जो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सिंचाई के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में सिंचाई के जो साधन है स्टूडेंट काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे, क्योंकि जो ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा। अभी भी नहरें तथा नलकूप भारत में सिंचाई के 2 प्रमुख साधन है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में देखा जाए स्टूडेंट तो ट्यूबवेल जो है ट्यूबवेल चलता है। ठीक है, और एक प्रकार से ट्यूबवेल चलता है और जो प्रमुख साधन है वो नलकूप है, और नहरें भी, अभी एक नहरें काट दिया जाता है वो पानी भर जाता है खेतों में। ठीक है, तो 10 नंबर का उत्तर ये हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में लौह अयस्क उत्पादन के किन्हीं 2 क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी 2 नंबर का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, सबसे पहला है मयूरभंज उड़ीसा तथा दूसरा है सिंह, यहाँ पे देखिए सिंहभूम झारखंड। ये भारत के 2 लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्रों का नाम है जो कि आस ही पास यानी उड़ीसा और झारखंड आस ही पास में है। ठीक है, जिला वो आपका राज्य। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, ब्रटलैंड आयोग के अनुसार देखिए कि सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाई करती है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए, जो कि एक जो हमारे भूगोल यानी भूगोलवेत्ता है ब्रटलैंड आयोग, उनके अनुसार ये कथन दिया हुआ कि उनके अनुसार सतत पोषणीय का ये परिभाषा है स्टूडेंट, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व में उच्च जनसंख्या वाले किन्हीं 2 देशों का नाम लिखे। ठीक है,
विश्व में 2 जनसंख्या वाले किन्हीं 2 देशों का नाम लिखना है भैया। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, सबसे पहला चीन तथा दूसरा भारत, जो कि एशिया में दोनों है, ठीक है। और ये बताना था हमें स्टूडेंट कि 2 देशों का नाम जो कि उच्च जनसंख्या, तो सबसे पहले पर आपका चीन हो जाएगा, दूसरे पर भारत, तीसरे पर आपका यूएसए अमेरिका, ठीक है, चौथे पर आपका इंडोनेशिया, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये विश्व में उच्च जनसंख्या वाले किन्हीं 2 देशों का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। 4 प्रमुख घटक कह सकते हो या आप इसको स्तंभ भी कह सकते हो, ठीक है। देखिए इसका उत्तर है मानव विकास का विचार समता, सबसे पहला समता, ठीक है। दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है आपका उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण, ठीक है। संकल्पनाओं पर आधारित है। मानव विकास के 4 स्तंभ कह लीजिए, घटक कह लीजिए, ये यही है, ठीक है। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय में स्टूडेंट पूछा जाए तो इसका आंसर आपको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा, ठीक है। और एक आपका पूछा जाएगा मानव विकास के प्रमुख उपागमों के बारे में बताइए, तो उपागम कौन से, जैसे आय उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम और कल्याण उपागम। तो ये आपके तीसरा जो चैप्टर है मानव विकास, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तैयार कर लीजिएगा, पेपर में आता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि आखिरी क्वेश्चन है हमारा भूगोल का। देखिए क्या पूछा गया है कि रोपण कृषि के 2 फसलों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। जो रोपण कृषि है इनकी किन्हीं 2 फसलों का उल्लेख करना है। इसका उत्तर देखिए, रबड़ एवं चाय, ये रोपण कृषि के 2 फसलों का उल्लेख है, जो आप देख सकते हैं स्टूडेंट। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन इसमें दिए होते हैं, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ, भूगोल की, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिए। और एक बार आप लोग स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बाद में आप लोग कॉपी का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और एक मैं स्टूडेंट आप सभी के लिए वीडियो अपलोड किया हूँ, कल ही वीडियो मैंने अपलोड किया है। कौन सा वीडियो है वो, महत्वपूर्ण सूचना या आवश्यक सूचना से रिलेटेड है, तो वो एक बार वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे मैंने चीज़ों के बारे में बताया है जो आपके स्टडी को बेहतर बना देगा। आप 80% तैयार होगे तो वो देखकर 100% आप तैयार हो जाओगे। वो वीडियो आवश्यक जो है, आप एक प्रकार से आवश्यक सूचना वाला वीडियो तो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आप लोगों के लिए ही वो वीडियो मैंने बनाया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। ये देखिए स्टूडेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल ये कितने क्वेश्चंस होते हैं, टोटल ये 6 क्वेश्चंस आपके लघु उत्तरीय के पूछे जाते हैं पेपर में। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है स्टूडेंट, 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। जब आप इसका उत्तर देखते हैं तब आपको एग्जामिनर कितने नंबर देता है, 4 नंबर देता है। तो इसका भी मैं, जैसे कि मैंने बताया था, सोल्यूशन लेकर आया हूँ, तो इसका भी मैं आंसर आपको देने वाला हूँ। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव भूगोल की प्रकृति ब्रैकेट में कि स्वभाव एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं क्या है, एक प्रकार से समझाऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग क्या है, वीडियो को छोड़कर बीच में ही चल देते हो, ठीक है, देखते नहीं हो पूरा। समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, मैं इतने अच्छे से समझाऊंगा तो, ठीक है। इसीलिए मैं राइट आंसर ही आप लोगों को बता देता हूँ और आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना करना, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसी से लिया गया क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रूस के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, यहाँ पे देखिए मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से तथा इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का संबंध केंद्र बिंदु स्थान से है, ठीक है भैया। भूगोल का संबंध किससे है, केंद्र बिंदु स्थान से संबंध है। देखिए, जिसमें कहाँ व क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। ब्रैकेट में कि पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सबका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अतः विषय की प्रकृति में, यहाँ पे देखिए विषय की क्या, प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब हुआ, कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 17 नंबर, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को ऐसे ही लिखना है और इसका आंसर आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि मैं बात करूं तो आपके जो क्वेश्चन बैंक और बुक में इसका आंसर दिया होता है लघु उत्तरीय में, ठीक है, बहुत बड़े में दिया होता है, तो हमें उतने लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने स्टूडेंट निर्देश को पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ लीजिए, 15 मिनट पेपर को दिया जाता है। तो लघु उत्तरीय यहाँ पर देखेंगे क्या बात हुआ है, ये देखिए
कि 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में देना है। तो हमें इतने ही शब्दों में देना है क्योंकि हमें और भी सारे क्वेश्चंस को करना है। उसके बाद में हमारा आएगा विस्तृत उत्तरीय, फिर मानचित्र से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है, भरना रहेगा। तो आपके काफ़ी सारे उसमें डाउट होते हैं स्टूडेंट, उसमें काफ़ी सारे आपको टाइम लगता है, डाउट होते हैं, फिर आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो बहुत सारे आपका टाइम कंज्यूम, आप एक ही क्वेश्चंस में एक ही टाइप के क्वेश्चंस में कर दोगे तो वो गलत बात हो जाएगा और आप क्या है नंबर कम पा जाओगे, क्योंकि इसी में आप लोग क्या है 100 से लेकर 150 शब्दों में लिख दोगे। तो भैया जो काम विस्तृत उत्तरीय का करना चाहिए वो आप लघु उत्तरीय में कर रहे हो। तो भैया एग्जामिनर देखिए, मैं आप लोगों को सच बताऊं कि एग्जामिनर क्या है वो देखता है कि सबके लिए वही निर्धारित होता है, वो देखता है कि भैया आपने राइटिंग से लिखा है, जो शब्द का रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो आपने पूर्ण किया, 4 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। आपने 100 शब्दों में लिख दिया उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, आपको मिलना 4 नंबर ही है। ठीक है, तो आप लिखिए 50 शब्दों में या 150 शब्दों में, आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न का है उत्तर है वो 4 नंबर में ये आपको दिया जाएगा। और आपके लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए वही 4 नंबर निर्धारित होता है भूगोल के लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 18 नंबर क्वेश्चन। आप लोग कह रहे होंगे कि सर आप काफ़ी बोरियत फील करा रहे हो, लेकिन ये सारी बातों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि छोटी छोटी गलतियां आप लोग बोर्ड एग्जाम में कर देते हो तो बाद में पछताना पड़ता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए, विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र निम्नवत है। सबसे पहला देखिए, पश्चिमी यूरोप के देश नीदरलैंड्स, डेनमार्क, ब्रिटेन, आयरलैंड, उत्तरी फ्रांस, दक्षिण स्वीडन, स्विट्जरलैंड। ठीक है, दूसरा देखिए, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि क्षेत्र क्या है, निम्नवत है। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका की डेयरी पेटी जो पूर्व से न्यू इंग्लैंड राज्य से लेकर न्यूयॉर्क क्षेत्र और बड़ी झीलों जैसे ब्रैकेट में है ग्रेट लेक्स के प्रदेश तक फैली है। ये पैटी आगे यहाँ पे देखिए मिशिगन, फिर बिस्कोनसिन, क्या है बिस्कोनसिन, इलिनोइस तथा मिनेसोटा तक स्थित है। ठीक है, तीसरा है कनाडा में सेंट लॉरेंस। कनाडा में क्या है, सेंट लॉरेंस का प्रदेश जो संयुक्त राज्य अमेरिका की डेयरी पेटी के साथ स्थित है। चौथा देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप। पांचवा दिया हुआ है कि सोवियत संघ में यूक्रेन प्रदेश में, यहाँ पे देखिए यूक्रेन प्रदेश में कॉकेशियन क्षेत्र में मॉस्को के बाहरी क्षेत्र। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था स्टूडेंट कि विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र का उल्लेख कीजिए, तो ये 5 पॉइंट मैंने बता दिया भैया, और 4 नंबर के लिए ये आपका इनफ है। इतना लिख दोगे तो भैया एग्जामिनर आपको 4 नंबर दे देगा। और ये जो क्वेश्चंस मैंने बताया है इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके 10 मार्च के पेपर में छपने वाला है, तो तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार के कार्य बताइए। जो आपका संचार है ना स्टूडेंट, संचार के कार्य बताना है आप लोगों को, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग इसको इग्नोर कर देते होंगे। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, संचार प्रक्रिया निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करती है। ठीक है, अब इसमें देखिए पॉइंट के हिसाब से दिया हुआ है। सबसे पहला है सूचना या जानकारी देना। भैया संचार का कार्य क्या है, सूचना व जानकारी देना, इसमें और है। दूसरा देखिए, संचार से जुड़े व्यक्तियों को प्रेरित और प्रभावित करना। तीसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि संचार व्यक्तियों, समाजों और देशों के बीच संबंध स्थापित करता है। चौथा पॉइंट है संचार विभिन्न तथ्यों, विचारों, मसलों पर व्यापक विचार विमर्श करने में सहायक होता है। पांचवा पॉइंट इसमें क्या है, देखिए मनुष्यों का मनोरंजन करना संचार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। और 6 नंबर पॉइंट है संचार राष्ट्र की, देखिए संचार राष्ट्र की आर्थिक व औद्योगिक उन्नति में सहायक होता है। ठीक है, तो ये संचार के 6 पॉइंट है स्टूडेंट की संचार के कार्य बताइए। क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर दे दिया है। आप लोग स्टूडेंट वीडियो को रोक दीजिए और देख लीजिए आराम से। ठीक है, और मैं पूर्ण रूप से इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ, आप लोग वीडियोज को देखते होंगे, और जो भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण की विवेचना कीजिए। ठीक है, भारत में जनसंख्या के वितरण की आसमान, यानी जो आसमान वितरण, इसकी विवेचना करना है। इसका उत्तर देखिए, भारत एक विशाल प्रजातांत्रिक देश है। जनसंख्या 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या जो थी 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या, इसके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब तो शायद कितने 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है,
मैं केंद्र शासित प्रदेशों का नाम बताऊं स्टूडेंट, तो एक आपका दिल्ली हो गया, ठीक है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर दूसरा, दादर एंड नगर हवेली तीसरा, चंडीगढ़ चौथा, उसके बाद में ठीक है चौथा, उसके बाद में पांडुचेरी पाँचवा, और आपका जो एक प्रकार से पाँचवा, उसके बाद में और हो जाएगा स्टूडेंट, पाँचवा के बाद में एक आपका हो जाएगा जो स्टूडेंट यहाँ पर मतलब इस साइड एक द्वीप है ना स्टूडेंट, वो नाम याद नहीं आ रहा, एक तो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो मुझे क्या 6-7 के बारे में बताया, एक और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करती है इतनी, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि इतनी विशाल जनसंख्या के साथ भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा संगठन बसा हुआ देश है, यानी भैया दूसरा ही सबसे, पूरी दुनिया में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत ही है, ठीक है। भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त जनसंख्या से भी अधिक है। भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असमान है। देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। भैया हमारा उत्तर प्रदेश पूरी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करते हैं, लगभग प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो 25 करोड़ से अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है भैया, ठीक है। और भारत में एक ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश है जिसमें भैया सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है। और यहाँ पर भैया एक प्रकार से 80 सीटें होती हैं, पूरी राज्य से 80 सीटें होती हैं, और यहाँ पर हमारी प्रभु श्री राम की नगरी भी आप लोग जानते होंगे ना, आए होंगे अयोध्या। तो ये एक प्रकार से क्वेश्चन था, भारत में असमान जनसंख्या वितरण की विवेचना कीजिए, मैंने इसका आंसर दे दिया, आप लोग भी देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। जो रियो सम्मेलन हुआ ना, इसका परिणाम क्या हुआ ये देख लेते हैं। उत्तर देखिए, रियो सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम निकले। अब वो निम्नलिखित परिणाम कैसे हैं देखिए, सबसे पहला है वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक सटीक रूप दिया। दूसरा है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई। जो आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट है ये क्या है स्टूडेंट, ये छापी गई, यहाँ पर देखिए। तीसरा पॉइंट इसमें विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल, और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई। और इसमें देखिए चेतावनी दी गई, इसमें और पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर देखिए कंप्यूटराइज में जब गड़बड़ी हो जाता है ना स्टूडेंट, तो थोड़ा आप लोगों को उस तरह से इरिटेट फील कराएगा। देखिए चौथा पॉइंट है कि उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद तथा वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। पांचवा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, और देखिए जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ अन्य स्वरूप भी प्रस्तावित किए गए थे। अब यहाँ पर देखिए रियो सम्मेलन की बात हो रही है। रियो सम्मेलन जो आपका स्टूडेंट हुआ था 1991 में हुआ था, कहाँ पर, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। इसमें लगभग क्या 155 से अधिक देशों ने शायद भाग लिया था, ठीक है, और हजारों स्वयंसेवी जो वहाँ के नेताएं थे वो ने भाग लिया था, ठीक है। और ये किस पर बेस्ड था, यानी किस टॉपिक से रिलेटेड ये मीटिंग्स हुई थी, तो भैया ये पर्यावरण से रिलेटेड मीटिंग हुई थी। समझ में आ गया। तो ये भी मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया स्टूडेंट, जो कि आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक और क्वेश्चन बचता है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि दिया हुआ है, भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दीजिए, ठीक है। अभ्रक के वितरण का क्या देना है, विवरण देना है। उत्तर देखिए, भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं, ठीक है। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी व 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला, यहाँ पे देखिए जो आंध्र प्रदेश है ना, नेल्लोर जिला में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से यहाँ पे देखिए भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। उदयपुर के क्या है स्टूडेंट, आसपास विस्तृत है। कर्नाटक के मैसूर व हासन जिला, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, यहाँ पे देखिए तिरुचिरापल्ली, फिर मदुरई तथा कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया एवं बांकुरा जिला में भी अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। तो भैया इतने में ही दे रहा था इसका आंसर, हालांकि देखा जाए तो बहुत बड़े में दिया हुआ था, लेकिन हमें उतने में देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 22 नंबर क्वेश्चन था इसका भी आंसर दे दिया है। आप लोग स्टूडेंट वीडियो को रोक कर लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, लिख लीजिए, नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही दिमाग में फीड कर लीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। 6 नंबर का एक प्रश्न आपके पेपर में होता है। टोटल कितने प्रश्न होता है? टोटल 4 प्रश्न दिए होते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव भूगोल के अन्य सामाजिक विज्ञानों में से किस प्रकार से संबंधित है, इसका आपको उत्तर देना है। अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया कि जनांकीय संक्रमण की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो जो जनांकीय संक्रमण की अवस्थाएं, इनकी हमें क्या करना है? विवेचना करना है। तो इसके बारे में आपको उत्तर देना रहेगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संसाधन संरक्षण क्या है? ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय सुझाइए। ये आपकी 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके इसमें भी दिया हुआ है कि इंदिरा गांधी नहर कवार क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाएं। तो टोटल में बात करूं स्टूडेंट, टोटल आपके 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं। पेपर में आपको करना केवल 2 ही प्रश्न है। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है, सीनियर स्टूडेंट हैं। देखिए आपको पता होगा अथवा वाले में से किसी एक को करना होता है, तो इन चारों को में से किसी एक को पेपर में कीजिएगा। लेकिन फिलहाल मेरी बात मानिए तो ये चारों प्रश्नों के उत्तरों को तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा? आपके क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, नहीं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, पीछे शिवम स्टडी नॉलेज लगा दोगे, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्टूडेंट, तो आधा नंबर फिर प्लस, यानी एक प्रकार से आधा नंबर फिर प्लस इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपको कितने नंबर दिए जाएंगे स्टूडेंट? आधा नंबर दिया जाएगा जब आप मानचित्र को, यानी जो प्रश्न पूछा गया उसको मानचित्र में दर्शाएंगे, और आधा नंबर दिया जाएगा जब आप उसको कॉपी में लिखेंगे, इसीलिए प्लस का सिंबल बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत से रिलेटेड है ना, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत का कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। आप लोगों को भी पता होगा। और मैंने मैप भरा दिया है, यानी मैप में कैसे भरना है मानचित्र में, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने आपको मानचित्र भरना सिखाया है, तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो केरल भी हो गया। तीसरा है, भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका वडोदरा गुजरात हो जाएगा। ठीक है, मुंबई वाला नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो बुक में दिया हो उसी का हमें राइट आंसर देना है। तो वडोदरा गुजरात हो जाएगा इसका राइट आंसर तीसरे नंबर क्वेश्चन का, और मैंने आप लोगों को दर्शाना भी सिखा दिया है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा खेतड़ी। कौन सा हो जाएगा? खेतड़ी हो जाएगा स्टूडेंट, राइट आंसर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, यमुना नदी के किनारे बसा एक प्रमुख महानगर कौन सा है? तो वो आगरा है, आपका उत्तर प्रदेश का आगरा। ताजमहल जानते हैं ना, ताजमहल कहाँ स्थित है? वही आगरा वाले में। ठीक है, तो देखिए आधा नंबर जब आप इसको राइट आंसर कॉपी में लिख देंगे, ठीक है, और उसको दर्शाएंगे, एक बार वो कॉपी वाला वीडियो देख लीजिएगा कि भूगोल की कॉपी 2025 बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखे बाय शिवम स्टडी नॉलेज। यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग चैनल पर जाओगे, वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको भूगोल की कॉपी कैसे लिखे वो दिख जाएगा वीडियो। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट उसमें मैंने क्लियर किया हुआ है। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस है। आधा नंबर जब आप इसका आंसर लिखेंगे कॉपी में तब दिया जाएगा, और आधा नंबर जब आप इसको मानचित्र में, यानी विश्व का जो मानचित्र होता है उसमें दर्शाएंगे, तब आपको आधा नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो निम्नांकित को भैया क्या उपयुक्त के चिन्हों के द्वारा दर्शाना है और उसके नाम लिखना है। ये देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो भैया चीन हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो इंडोनेशिया हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया भी था। ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा। तीसरा, जापान की राजधानी नगर टोक्यो हो जाएगा, काफ़ी बार बताया है मैंने आपको। ठीक है, टोक्यो हो जाएगा। और आपका चौथा क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका की एक प्रमुख नदी कौन हो जाएगी? तो वो आपका अमेजन नदी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी? अमेजन नदी, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए पांचवा क्वेश्चन कि विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका अंटार्कटिका हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसको मैंने गूगल पर भी सर्च किया था। तो स्टूडेंट देखिए जो आपका बुक में दिया हुआ है वो अंटार्कटिका दिया हुआ, गूगल पर आपका ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया दिखा रहा है। ठीक है, तो जो बुक के हिसाब से यही वाला राइट आंसर होना चाहिए। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए विश्व के न्यूनतम जनसंख्या वाले महाद्वीप का? कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैंने पूरा पेपर सॉल्व करने का प्रयत्न किया है। ठीक है, और आप लोग भी स्टूडेंट जब भी बोर्ड एग्जाम में 10 मार्च को पेपर होने वाला है, सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और ऐसे ही आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है। ठीक है,
आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ही सेकंड लगेगा। मैं इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आता हूँ और उनकी हर एक सब्जेक्ट की पूर्ण रूप से तैयारी कराता हूँ, जिसमें वो क्या है 70 में 70 या 95% तो ज़रूर ही लेकर आए, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।